नमस्कार। और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई थिंक सभी लोग अच्छे होंगे। आराम से ठंडी का समय खा पी रहे होंगे और अच्छे से आराम से पढ़ाई करते रहिए। और जेएमडी ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर करें। ठीक है, सब लोग कहते तो मैं भी कह देता हूँ, क्या दिक्कत है? आप लोग पढ़े पढ़े मेरा वीडियो देखते रहते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, तो शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हमको पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, यानी हमारे घरों में जो करंट आती है पावर हाउस से, वो प्रत्यावर्ती धारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हमें पता है पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फैराडे ने हमें एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि जब किसी कुंडली को, मतलब कॉइल हो अपने पास, एक कोई भी कॉइल लें आप, एक ऐसे मान लीजिए हमने कॉइल बना ली। ठीक, किसी कुंडली को दो चुंबकों के बीच में रखकर, कितने बच्चों? दो चुंबकों के बीच में किसी कुंडली को रखकर हम घुमा दें, तो घुमाने से क्या होता है बच्चों? फ्लक्स परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? फ्लक्स परिवर्तन। और फ्लक्स परिवर्तन होने की वजह से इस कॉइल में जो है एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? यानी हम अगर दो चुंबकें लें, जरा इमेजिन करिए हमारे पास दो चुंबक हो, इस चुंबक के बीच में किसी कॉइल को रख दें, एक कुंडली को रख दें और उस कुंडली को घुमाना शुरू करें। मान लीजिए एक कुंडली है मेरे पास, ये मान लीजिए मेरे पास कुंडली है, ये चुंबक यहाँ पर, एक चुंबक यहाँ पर। मान लीजिए इस कॉइल को अगर हम घुमाना शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे इस कॉइल को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर देंगे, समझ जाइए, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस कुंडली को अगर हम घुमाना शुरू कर दें तो होगा क्या? इस कुंडली में एक करंट उत्पन्न हो जाएगा बच्चों, इसमें एक वोल्टेज शुरू हो जाएगा। यही बात फैराडे ने हमको बताई थी। इसी एक्सपेरिमेंट को हमको दोबारा करना है। अरे मैंने क्या कुंडली बना डाली है। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को हमें दोबारा, और अच्छा फैराडे से जब पूछा गया था बच्चों कि इस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है इसको कहते क्या है, तो फैराडे ने फिलहाल में ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया। फिर निकोला टेस्ला ने जो है इस प्रैक्टिकल को दोबारा किया और बताया कि इसमें जो विद्युत वाहक बल आता है इसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। और इसमें जो एक प्रेरित धारा आएगी और उसी धारा को हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बच्चों, तो अब हमको करना क्या है कि फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट को हमें दोबारा से करना है। तो चलिए आइए करते हैं। अब हम सबको पता होना चाहिए कि फ्लक्स में परिवर्तन होने से, क्योंकि फैराडे ने हमको बताया था कि जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों, किसमें परिवर्तन होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है। किसमें परिवर्तन होने से? जल्दी बोलो, फिर से नारा लगाओ। फ्लक्स में परिवर्तन। बोलो बच्चों, किसमें? फ्लक्स में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन? फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? जल्दी बोलो, जोर से बोलो, जय माता की नहीं। प्रेरित वैद्युत वाहक बल। किसमें परिवर्तन होने से? जल्दी बोलो, फ्लक्स में परिवर्तन। और फ्लक्स का फॉर्मूला आता आप लोगों के भूल गए? बोलो ना लायकों, फाई बराबर BA cos थीटा। याद करो, फ्लक्स में तीन प्रकार से परिवर्तन, या तो आप चुंबकीय क्षेत्र को बदल दो, या फिर क्षेत्रफल को आप बदल दो, या फिर आप किसको चेंज कर लो बच्चों? कोण को परिवर्तित कर लो। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हम जो है चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित कर चुके थे, और आप किसको चेंज कर चुके थे बच्चों? क्षेत्रफल को। अब इस वाले लेसन में हम किसका परिवर्तन करेंगे?
कोण का परिवर्तन, कोण का परिवर्तन करेंगे यानी कि cos थीटा का परिवर्तन होगा, और cos थीटा के परिवर्तन होने से फ्लक्स में परिवर्तन, और हम सब जानते हैं कि फ्लक्स में परिवर्तन होने से किसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, कॉइल में प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसे को अपन क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है, इस बात को जरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें किस में परिवर्तन करना है बच्चों, फ्लक्स में परिवर्तन, और फ्लक्स में परिवर्तन दो प्रकार से हम पढ़ चुके हैं। किस में परिवर्तन करना है बच्चों, कोण में परिवर्तन। कोण में परिवर्तन करने से फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट होगा। ठीक है, तो यही फैराडे के एक्सपेरिमेंट को हमें दोबारा से जो है रिपीट करना है, लेकिन इस बार किसको चेंज करना है, कोण को। ठीक है ना, किसको चेंज करना है, कोण को। कोण परिवर्तन से फ्लक्स परिवर्तन, और फ्लक्स परिवर्तन से कुंडली में क्या जाएगा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। आइए चलिए समझते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, वो जरूर चीज सीख लीजिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए ये लिखा बच्चों d/dt। अच्छा, d/dt को हम कहते हैं अवकलन। क्या बोलते हैं बच्चों, अवकलन। और जो बटे में t लगा है तो उसको बोलते हैं t के सापेक्ष। t के सापेक्ष का मतलब ये होता है कि हम सिर्फ t का ही अवकलन करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे d/dx लिखा होता तो d/dx को भी हम अवकलन बोलते, लेकिन किसके सापेक्ष बच्चों, x के सापेक्ष। मतलब इसमें हम x का अवकलन करते, और यहीं अगर d बटे में dy लिखा होता तो भी हम अवकलन करते, लेकिन किसके सापेक्ष बच्चों, y के सापेक्ष। ठीक है, फिलहाल में आप इसको समझिए, इसको समझिए। d/dt, तो d/dt को मैंने क्या बताया आपको, ये है अवकलन। क्या है बच्चों, अवकलन है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए d/dt लिखा cos ωt। ठीक है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपकी आधी परेशानी सॉल्व हो जाएगी बच्चों, क्योंकि लेसन की शुरुआत इसी डेरिवेशन से होनी है। इसमें आप अब अवकलन पढ़ेंगे तो अवकलन सीख लीजिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए, cos का जब हम अवकलन करते हैं तो हो जाता है माइनस का साइन। cos का क्या हो जाता है बच्चों, माइनस का साइन, ओमेगा टी का ओमेगा टी। ठीक, इनटू अब फिर होगा ओमेगा और टी का। देखो, पहले होगा cos का माइनस का साइन, ओमेगा टी का ओमेगा टी जहां के तहां। अब जब ओमेगा टी का करते हैं तो ओमेगा की जगह ओमेगा, टी का कर देंगे 1। क्यों, क्योंकि हमें किसके सापेक्ष करना है बच्चों, टी के सापेक्ष, और टी का अवकलन होता है 1। ठीक है, ओमेगा का अपन छोड़ देते हैं क्योंकि कांस्टेंट रहेगा उससे वाला, तो ओमेगा को छोड़ देते हैं। अच्छा, ओमेगा का 1 में करेंगे, ओमेगा एकम ओमेगा, और ओमेगा को ले आएंगे बाहर तो ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है ना बच्चों, इसका सीख लीजिए, बहुत सिंपल सा अवकलन है। cos ओमेगा टी में कैसा करेंगे, cos का कर देंगे माइनस का साइन, ओमेगा टी का ओमेगा टी, फिर ओमेगा इंटू टी का 1, और ओमेगा बाहर ले आए तो माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर ये चीज सीख गए होंगे आप तो आपका डेरिवेशन आधा तो हो ही गया, समझ लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा रहे। ठीक है, अब देखिए आपकी शुरुआत जो है यहां से होनी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, या इसी को अपन बोलते हैं बच्चों प्रेरित विभवांतर। ठीक है बच्चों,
तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में और प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए चलो मैंने ये एक रेखाएं बना दी। हम इसी को मान लेंगे कि ये क्या है बच्चों, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी है और इसमें हम एक रख रहे हैं कॉइल। देखिए बच्चों ऐसी कॉइल रखनी है, ये मैंने एक जुगाड़ बनाई है कॉइल रखने की। एक कॉइल रखी है, ये इसकी अक्ष है। ठीक है बच्चों, इस कॉइल को हमें ऐसा नहीं रखना है, थोड़ा सा जो है इसको हम मान लीजिए तिरछा रख देते हैं, ऐसा रख देते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा इसको तिरछा रख देते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा रख रहे हैं। ठीक, ये इसकी अक्ष है। अक्ष जो है देखो, अक्ष जो है इस चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण बना रही है थीटा, इस कोण पे कुछ झुकी है। ठीक है बच्चों, तो हम इस कॉइल को बनाते हैं। देखिए ऐसे बनाते हैं कॉइल को। तो हमने एक कॉइल बना दी, ये देखिए आप लोग कॉइल, ये एक हमने एक बना दी है कॉइल। ठीक है बच्चों, कुंडली बनी है और जिसकी जो अक्ष है मैंने बताई थी, देखिए ऐसे अक्ष बनी है। देखिए फिर से देख लीजिए आप लोग। ठीक है ना, तो अरे ये है कॉइल जो ऐसी रखी है, देखो अच्छा। ठीक है, ऐसे रखी है। ठीक है, ये कोण बना रही है। ठीक है, मान लीजिए कितना कोण बना रही है बच्चों, ये बना रही है थीटा। ये माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये थीटा कोण बना रही है और इसको जो है अपन ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रहे हैं। कितने कोण से बच्चों? ओमेगा कोणीय वेग। अब देखिए हमें किसमें परिवर्तन किया बच्चों? कोण से। देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये रेखा दिख रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र ये है। और ये कितने कोण पर झुकी है कुंडली बच्चों? थीटा कोण पर। यानी थीटा में परिवर्तन होगा। किसमें परिवर्तन होगा बच्चों? थीटा में। थीटा बदलने से पूरा कॉस थीटा चेंज होगा और कॉस थीटा के बदलने से फ्लक्स परिवर्तित होगा और फ्लक्स के परिवर्तन होने से, फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में क्या उत्पन्न होगा बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यही हम चाहते थे। ठीक है ना, तो यही आप लिखेंगे, आप लिख देना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को थीटा कोण पर रखकर, कितने कोण पर रखकर? थीटा कोण पर रखकर और ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं। कितने कोणीय वेग से घुमाते हैं बच्चों? ओमेगा कोणीय से वेग से घुमाते हैं। तो कुंडली के किसमें परिवर्तन होता है? फ्लक्स में परिवर्तन। और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये रहा। तो अपन लिखेंगे, देखो कुंडली को ओमेगा कोणीय वेग से घुमाने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखो बच्चों, आपको विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आना चाहिए। ये फैराडे ने क्या बताया था, याद करिए। E बराबर माइनस का n d∅ बटे में dt। याद करिए, E बराबर माइनस का n d∅ बटे में dt। ठीक है, तो E बराबर माइनस का n, देखिए d बटे में dt, d बटे dt यहाँ पे फाई है ना, तो फाई का फॉर्मूला हम सब जानते हैं क्या होता है बच्चों? ba cos थीटा। तो इस फाई को हटा के हम रख देंगे यहाँ पर ba cos थीटा। चलिए ba को निकालिए बाहर, तो माइनस का n ba बाहर, d बटे में dt,
बी ए बाहर हो गया तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो थीटा बराबर है ओमेगा टी। अच्छा थीटा बराबर ओमेगा टी क्यों होगा? अच्छा इस चित्र को मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमें समझाना है इसलिए, ठीक है, तो बाद में इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको मिटा दो चित्र को, ठीक है। देखिए आगे, देखिए बच्चों, कक्षा 11 में फॉर्मूला है ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी। अगर यहां से हम डेल्टा को हटा दें तो थीटा बटे टी और बटे में करके कैंची गुणा कर दें तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा हटा के ओमेगा टी रख दिया। अब देखिए माइनस का एन बी ए डी बटे डी टी इंटू कॉस थीटा की जगह पे रखना है ओमेगा टी, ठीक। अब देखिए ये वाली प्रक्रिया और ए वाली प्रक्रिया देखो सेम है ना बच्चों, कि डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस की जगह माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा इंटू 1। तो यही यहाँ पे रख देते हैं। देखिए ई बराबर माइनस का एन बी ए, इसको अपन हटा देंगे क्योंकि डी बटे डी टी मतलब अवकलन, तो कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का हो जाता है 1, ठीक। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा को लाइए बाहर तो ये बन जाएगा ई बराबर एन बी ए, ओमेगा एक ओमेगा आएगा ये बाहर तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा टी। तो ये कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला आ गया। यही तो अपन निकालना चाहते थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना बच्चों। अब जरा देखिए, अगर हम इसका मान ज्यादा निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो अपन लिख देंगे, देखो अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए क्या होगा बच्चों, ये जो ई का मान है वो साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, और साइन ओमेगा टी थीटा ही तो होता है बच्चों। देखो ओमेगा टी किसके इक्वल होता है, थीटा, यानी कि साइन थीटा ही है, और साइन का मान सबसे ज्यादा 90 में होता है, मतलब साइन 90 होगा तब ये मान ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो हमें है इस साइन ओमेगा टी का मान बच्चों क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का मान रख देंगे 1। जब 1 रखेंगे तो ये जो मान है ई का वो ज्यादा आ जाएगा, तो ई को हम मान लेते हैं ई नॉट, ठीक है। ई को बच्चों क्या मान लेते हैं, ई नॉट बराबर, देखिए एन बी ए ओमेगा इंटू, इसको हमने क्या मान लिया है 1, तो ये ई नॉट बराबर क्या जाएगा, एन बी ए ओमेगा। तो अधिकतम मान बच्चों ये होता है आपका, ठीक है। अच्छा इसको मान लीजिए समीकरण 1, और जे वाली वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखो एन बी ए ओमेगा बराबर है ई नॉट, तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा कि ई बराबर इस पूरी की जगह पे क्या जाएगा बच्चों, इस पूरी की जगह पे ई नॉट और साइन ओमेगा टी। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बच्चों क्या आएगा, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब चित्र ऐसा था अपने पास, याद करिए, इसमें ये कॉइल रखी थी, ठीक। अगर इस कॉइल में हम 2 तार लगाकर एक बल्ब जोड़ दें, एक बल्ब जोड़ दें, तो होगा क्या बच्चों, अभी जो बिना तार के जो वोल्टेज आ जाए इसको बोलते हैं अपन लोग ई। बिना तार के कुंडली में करंट तो आ गया, इस करंट यानी वोल्टेज को अपन बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जैसे हम किसी सर्किट में जोड़ देंगे, किसी बल्ब में जोड़ देंगे, तो यही हो जाएगा आपका बच्चों, तो किसी परिपथ से जोड़ने पर
जैसे किसी पर्पज से जोड़ देंगे तो यही बन जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, यानी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। जब वोल्टेज आएगा तो इसमें करंट भी तो आएगा, इसमें करंट भी क्या बन जाएगा, तो I बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। तो वोल्टेज बन जाएगा V बराबर, E की जगह V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और V की जगह I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अब इसके आगे देखिए आप लोग, इसके आगे देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला आया, क्या आया बच्चों, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी, यानी विद्युत वाहक बल आया साइन की फॉर्म में। अगर इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखो बच्चों, देखो E को मान लेते हैं y अक्ष पे, यहाँ पे टाइम को मान लेते हैं, और चूंकि ये साइन के फॉर्म में आया है तो साइन का ग्राफ ये होता है आपका। ठीक है ना बच्चों, अब ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पे तो आपका जो E है 0 है, धीरे धीरे करके यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा मान है, तो इसको हम बोलेंगे E नॉट, यही आपका E नॉट होता है सबसे ज्यादा वैल्यू। और देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव में, तो उसको बोलते हैं बच्चों माइनस का E नॉट। ठीक है ना, क्लियर। इसी प्रकार से आप जो है प्रत्यावर्ती, मतलब ये आपका वोल्टेज बना है, इस वोल्टेज का ग्राफ भी बना सकते हो। तो वोल्टेज का ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे बना लेना आप लोग, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे टाइम मान लेना, ये ग्राफ बन गया। इस पे मैक्सिमम वैल्यू V नॉट और यहाँ पे माइनस का V नॉट। ठीक है ना बच्चों, इसी प्रकार से आप धारा का भी ग्राफ बना सकते हैं, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे I मान लेना, यहाँ पे I नॉट, यहाँ पे माइनस का I नॉट। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, अब यहीं से देखिए आप लोग कि E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी पर पथ में जोड़ दिया तो ये बन गया बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और ये बन गया I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। चलिए यानी कि डेफिनेशन पढ़ते हैं, या आखिर ये है क्या, मिटा रहे हैं। ठीक, तो इस डेरिवेशन के बाद हम समझ गए थे कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कॉइल को रखें, किसी कुंडली को रखें, कोण बदल कर रखेंगे तो होगा क्या, उस कुंडली में जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा बिना परिपथ जोड़े। जैसे कोई परिपथ जोड़ देंगे तो यही विद्युत वाहक बल बन जाएगा आपका। क्या बन जाएगा बताइए, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, और उसमें जो करंट फ्लो हो गया होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए तो आइए समझते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है क्या। देखिए प्रत्यावर्ती धारा, तो देखिए अभी आप लोगों ने देखा इसका फॉर्मूला था I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका आप लोगों ने ग्राफ भी देखा। देखिए क्या ग्राफ देखा आप लोगों ने, देखिए थोड़ा सा उसको मैं लंबा खींचता हूं, क्या किया, ये क्या किया, चलो ठीक है। यहां पर था ये I, और यहां पर क्या था बच्चों, I नॉट, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे माइनस का I नॉट। ठीक है, अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए बच्चों,
इस चित्र को देखो बेटा, ये क्या है बच्चों, ये एक आधा गोला है, तो इसको बोलेंगे अपन लोग अर्धचक्र। क्या बोलोगे बच्चों, अर्धचक्र। इसको भी देखिए बच्चों, ये भी क्या है, अर्धचक्र। अर्थात यहां से लेके यहां तक एक पूरा चक्र होता है। यहां से लेके यहां तक क्या होता है बच्चों, एक पूरा चक्र। ये आधा चक्र है, ये आधा चक्र है, तो एक पूरा चक्र नहीं हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यावर्ती धारा जो है दो अर्धचक्रों में बहती है। जल्दी बोलो, कितने अर्धचक्रों में, दो अर्धचक्रों में बहती है। ठीक है, इसके बाद समझिए पहले, जैसे यहां से यहां तक आ गए अपन लोग, ठीक है। अब जरा यहां से यहां तक देखिए, देखो बेटा ध्यान से, यहां से देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर से नीचे आना शुरू हुआ जीरो, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हुआ, फिर नेगेटिव से बढ़ना शुरू हुआ, फिर जीरो हुआ। अब जरा देखो, जैसा ग्राफ यहां बना है वैसा ही ग्राफ सेम यहां बना है, ठीक है। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो बेटा जीरो से फिर बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ते 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 मैक्सिमम, घटते 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 जीरो, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, मिनिमम में भी ये मैक्सिमम हो गया, मतलब नेगेटिव उल्टी डायरेक्शन में पहुंच, मतलब मैक्सिमम। फिर यहां से बढ़ना शुरू हुआ जीरो। देख रहे हो ना, मतलब होता क्या है कि समय, देखो जैसे जैसे अपन समय में बढ़ते हैं, देखो ये समय है टाइम की रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे अपन समय में आगे जाते हैं तो धारा का मान बढ़ना शुरू होता है, फिर घटना शुरू होता है, फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर घटना शुरू होता है। यानी समय के साथ इसका परिमाण यानी कि मान व दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, कि प्रत्यावर्ती धारा दो अर्धचक्रों में बहती है, और जैसे जैसे समय बदलता है समय के साथ इसके परिमाण यानी कि मान व दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। देखो देखो दिशा बेटा ऊपर जा रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर ऊपर, फिर नीचे, दिशा बदल रही है। और साथ में देखो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ, फिर बढ़ना शुरू हुआ, घटना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे इसका मान भी परिवर्तित होता है और दिशा भी। तो समय के साथ साथ परिमाण व दिशा दोनों ही परिवर्तित होते हैं, ठीक। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहां तक देखो ये, और यहां तक देखो, जैसा ग्राफ ये बना है देखो बेटा ऐसे नहीं बना है, वैसे ग्राफ यहां बना है। तो यहां एक निश्चित समय अगर हम मान ले, जितना समय यहां से यहां तक है उतना समय यहां से यहां तक है, लेकिन एक निश्चित समयांतराल के बाद देखिए ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर। यानी एक निश्चित समय के पश्चात निश्चित समय के पश्चात इसके मान व दिशा में पुनरावृत्ति होती है बच्चों। क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो यह दो अर्धचक्रों में बहती है, और समय जैसा बदलता है वैसे इसका मान भी चेंज होता है, दिशा भी चेंज होती है। लेकिन एक निश्चित समय के पश्चात, एक निश्चित इंटरवल के पश्चात इसके मान व दिशा दोनों, ध्यान रखिए, मान व दिशा दोनों में पुनरावृत्ति होने लगती है। और इसका फॉर्मूला ये है I बराबर I0 sin ओमेगा t, ठीक है। इसी प्रकार से आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी परिभाषा लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, बोले बेटा यह दो अर्धचक्रों में बहता है, समय के साथ परिमाण व दिशा दोनों में परिवर्तन होता है, और निश्चित समय के पश्चात इसके मान व दिशा में पुनरावृत्ति होने लगती है। और इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, V बराबर V0 sin ओमेगा t, और ऐसा एक ग्राफ बना देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आ गई डेफिनेशन, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
अभी हमने इससे पहले एक डेरिवेशन देखा, उस डेरिवेशन में याद करिए हमने एक कॉइल रखी थी ऐसे, जब इसको अपन ने घुमाया थीटा कोण पर तो हुआ क्या बच्चों कि इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया इसको घुमाने से, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें एक विद्युत धारा भी आई जिसको अपन ने प्रत्यावर्ती धारा कहा। अब लोगों ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इसमें कितना वोल्टेज आया और कितनी धारा आई, चलो इसको मापते हैं। ठीक है, तो मापने के लिए क्या किया बच्चों, देखो अगर हमें वोल्टेज नापना था तो वोल्टेज मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते, जल्दी बोलो, वोल्टमीटर का। किसका इस्तेमाल करते बच्चों, वोल्टमीटर का। ये मान लीजिए हमारे पास किसका क्या है बच्चों, वोल्टमीटर है। एक तार इसमें लगाया और एक तार इसमें लगाया, ठीक है ना। तो जैसे इसमें वोल्टमीटर लगाया और हमने देखा कि इसमें वोल्टमीटर की रीडिंग आ रही है बच्चों 0। कितनी आ रही है, 0। लेकिन जैसे ही यहां पे वोल्टमीटर को छोड़ के एक बल्ब को लगाया गया, जैसे बल्ब को लगाया तो बच्चों बल्ब जल गया, है बल्ब जल गया और वोल्टमीटर की रीडिंग 0। यहां पर वोल्टमीटर की जगह पे क्या लगाया गया बच्चों, अमीटर। तो अमीटर जब नापा गया, अमीटर लगाया गया बच्चों इसमें, तो अमीटर में जो है धारा का मान कितना आया बच्चों, 0। वोल्टमीटर में रीडिंग आई 0, एमीटर धारा का मान 0, लेकिन बल्ब लगाते हैं तो बल्ब जल जाता है, इसको छूने से करंट लग जाता है। अब लोगों के मन में ख्याल आया, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि बल्ब जलाने पर जल रहा है, छूने पे करंट लग रहा है, लेकिन एमीटर धारा का मान 0 बता रहा है, वोल्टमीटर वोल्टेज का मान 0 बता रहा है। फिर ऐसे कैसे, इसमें धारा तो है लेकिन करंट 0 कैसे हो सकता है। भाई समस्या ये थी कि जो एमीटर वोल्टमीटर जो बनाए गए थे उस समय पे, वो डीसी करंट को मेजर करने के लिए बनाए गए थे, इसको डीसी करंट को। लेकिन इसमें जो करंट आ रहा था बच्चों वो आ रहा था एसी करंट को, ठीक। इसलिए यह जो है वोल्टमीटर अमीटर इसको मेजर नहीं कर पा रहा था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि जब इसमें धारा आ रही है तो 0 क्यों है। तो लोगों ने दिमाग लगाया कि बोले हो सकता है क्योंकि धारा का फॉर्मूला I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी है। और ग्राफ में देखिए अगर ऊपर हम मान लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन है, नीचे मान लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर यहां से यहां तक हम मान लीजिए कि प्लस का 4 एम्पियर धारा है, तो यहां से यहां तक धारा कितनी होगी बच्चों, माइनस का 4 एम्पियर। अगर हम धारा निकालें पूर्ण चक्र के लिए तो I नेट बराबर प्लस का 4 एम्पियर माइनस का 4 एम्पियर, यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 0। दिखने पे तो यही लग रहा था 0, लेकिन लोगों ने कहा कि एक काम करो, 0 आ तो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब बोले कैलकुलेशन निकालें कैसे, बोले यहां से लेके यहां तक की अपन निकालते हैं, एक चक्र में कितनी धारा आ रही है। लेकिन समस्या ये भी थी कि जो धारा का मान वो लगातार कंटिन्यूअस चेंज हो रहा था, देखिए बढ़ रहा था, फिर घटना शुरू हो रहा था। तो कैसे निकालें इसकी कैलकुलेशन। तो लोगों ने क्या किया कि जब कोई चीज बदलती है और उसका हमें कैलकुलेशन निकालना, तो उसका हम औसत निकालते हैं बच्चों। क्या निकालते हैं, औसत। औसत क्यों निकालते हैं हम बताते हैं आपको क्यों। जैसे मान लीजिए आपको एक स्थान, मान लीजिए ए से आपको बी तक जाना है, ठीक, ए से बी तक जाना है। मान लीजिए आपके शहर से 70 किलोमीटर दूर, कितने दूर बच्चों, 70 किलोमीटर दूर आपको जाना है, और आप ए से बी तक पहुंच गए 2 घंटे में। कितने घंटे में, 2 घंटे में। अब हम आपसे पूछे बताओ कि आपकी स्पीड कितनी थी, स्पीड यानी कि चाल कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे कि चाल बराबर
दूरी बटे समय, दूरी कितनी है बच्चों 70 किलोमीटर, समय कितना है 2 से काटिए 35 किलोमीटर प्रति आवर। यानी जब ए से बी तक आप पहुंचे तो क्या आपने पूरे रास्ते भर 35 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गाड़ी चलाई? क्या आपने ऐसा किया होगा? जरा सोचिए, बिल्कुल नहीं किया होगा। फिर ये आंसर कैसा है? ये आंसर बच्चों होता है, इसको अपन बोलते हैं एवरेज, यानी कि औसत चाल बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? औसत चाल। यानी जो आपका आंसर आया वो किसका आया बेटा? औसत चाल का है। औसत चाल क्यों निकालते हैं? क्योंकि जब यहाँ से यहाँ तक गए होगे आप लोग तो कहीं पर आप रुके भी होगे, कहीं तेज भी होगे। जब रोड खाली होगा तो आप तेज जाओगे, बकरी भैंस वगैरह आगे थोड़ा सा रुक भी गए होगे, ठीक है। तो कहीं पर आप धीमे हो गए ट्रैफिक में, तो कहीं पर रुक भी गए होगे, कहीं पर तेज भी हो गए। तो बराबर आप 35 की स्पीड से नहीं गए, तो वहां पे क्या निकालना पड़ा आपको? औसत। इसी प्रकार यहाँ देखो, क्या यहाँ पे धारा का मान x है? यहाँ पे देखो जैसे मान लो 2 सेकंड पे, तो यहाँ धारा अलग है, यहाँ 5 सेकंड पे धारा अलग है। यानी कि हर एक पॉइंट पे धारा का मान बदल रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? धारा का निकालना पड़ेगा औसत मान। क्या निकालना पड़ेगा? औसत मान। जल्दी बोलो बच्चों, किसका मान निकालना पड़ेगा? औसत मान। क्यों निकालना पड़ेगा? बोलो बच्चों, क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि धारा हर क्षण पे, हर सेकंड पे परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो देखो औसत मान निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आंकड़े जो है वर्गीकृत हैं या बटे हुए हैं, तो औसत मान बच्चों ये सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x बटे में n, जिसको हिंदी में बोलते बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन अगर कोई चीज लगातार बदलती है, जैसे हम आपसे कहें कि आपके एक दिन का टेम्परेचर आपको निकालना है, या मान लीजिए आपकी ध्वनि तरंगें निकलनी है, तो उसका आपको जो है औसत निकालना है। तो दिन का टेम्परेचर बच्चों हर 1 सेकंड पे चेंज होता है। अब सुबह 10 बजे क्या था, 10:01 पे क्या था, तो हर आप देख रहे हैं कि सर्दी चल रही है, तो हर 1 सेकंड पे, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, समय हमेशा मतलब तापमान जो है हमेशा लगातार बदलता रहता है। बोल रहे यानी ध्वनि तरंग का समीकरण ही लगातार बदलता रहता है। इसी प्रकार से ये प्रत्यावर्ती धारा है बच्चों, ये प्रत्यावर्ती धारा भी लगातार बदल रही है। यानी कोई चीज लगातार बदले, ठीक है, तो वहां पे जो हम लगाते हैं बच्चों इंटीग्रेशन y dx बटे इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। अगर हमें धारा का औसत निकालना है तो हम धारा पे लगा देंगे बार, और यहाँ पे हो जाएगा धारा वही टाइम के रिस्पेक्ट में अपॉन इंटीग्रेशन dt, ठीक है ना बच्चों। इंटीग्रेशन i dt ये होता है धारा का औसत मान, ठीक है ना। जब कोई चीज मतलब अवर्गीकृत है, बटी हुई है, फिक्स है, तो उसका हम ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन जब कोई चीज लगातार चेंज होती रहती है तो उसके लिए हम या तो ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमें धारा पढ़ा है, धारा का फॉर्मूला अपन ये लगाएंगे, धारा का औसत मान I बार बराबर इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन dt, ठीक है ना। तो आगे बढ़े, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ चीजें आपको सिखानी है, इनको सिखाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए ये लिखा इंटीग्रेशन dt और 0 से t लिखा, समझिए ना इस चीज को। अब जैसे dt का जो हम समाकलन लेते हैं बच्चों वो t हो जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये समाकलन है मतलब जोड़ना, और dt अपकलन है घटाना। मतलब जैसे मान लो t में 10 जोड़ दो और 10 घटा दो, तो क्या फर्क पड़ेगा? 10 से 10 कट जाएगा तो t का t ही रहेगा। इसी प्रकार t में अपन ने समाकलन लगा दिया, अपकलन, तो समाकलन से अपकलन खत्म हो गया। ये समझ लीजिए आप लोग, क्यों समझाने के लिए, होता नहीं है। समाकलन से अपकलन मान लीजिए काट दीजिए तो क्या बचा आपके पास t, और फिर रेंज जी आपको दिख रही है लगी रहेंगी।
तो यहाँ पे लगा देंगे अपन लोग 0 से t। ठीक, अब इसका मतलब ये होता है कि पहले t की जगह पे आप t रखेंगे, फिर माइनस t की जगह पे 0, तो क्या बचेगा बच्चों, t बचेगा। ठीक है, एक चीज और सिखानी है, देखिए मान लीजिए लिखा है आपका साइन ओमेगा टी डी टी, क्या लिखा 0 से t। ठीक है ना बच्चों। ठीक, अब जरा देखिए इसका आपको समाकलन लेना है बच्चों। भाई इसका मतलब होता है समाकलन। क्या होता है बच्चों इसका समाकलन? बहुत सिंपल है, एक ही बार में सीख जाइए आप लोग। देखिए साइन का समाकलन होता है बच्चों माइनस का कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन का समाकलन बच्चों होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी। और देखिए यहाँ टी के गुणा में क्या लगा बच्चों, ओमेगा, तो इसके बटे में कर देंगे ओमेगा। बोलो कोई दिक्कत है ना? सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, बहुत सिंपल है। साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस, और ओमेगा टी के गुणा में आपका ओमेगा, तो बटे में आ जाएगा। देखो उसमें अवकलन में मैंने सिखाया था, अवकलन में आता है गुणा में, ठीक है, और समाकलन में आता है बटे में। ठीक, क्लियर। अच्छा इसमें रेंज छूट गई है, तो रेंज लगा दें 0 से t। अच्छा इसमें से बाहर निकाल लो बच्चों माइनस, और साथ में निकाल लो ओमेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी 0 से t। अब आपको करना क्या पड़ेगा बच्चों कि यहाँ पे t की जगह पे रख देना कैपिटल T, माइनस का 1 ओमेगा, कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह कैपिटल T, माइनस फिर टी की जगह पे क्या रखना बच्चों 0, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 1 ओमेगा, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, माइनस ओमेगा का 0 में करेंगे तो कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों 1। ठीक है ना, क्लियर है ना? तो ये वाली कैलकुलेशन भी आप सीख लीजिए, बहुत सिंपल है। साइन की जगह करना बच्चों माइनस का कॉस ओमेगा टी, और टी के साथ ओमेगा गुणा में तो बटे में ओमेगा आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो इस कैलकुलेशन को साइड में रखते हैं। अब हमें निकालना क्या था कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, या फिर एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक है ना, तो देखिए एक पूर्ण चक्र के लिए तो इसको हम बना लेते हैं ऐसे। तो देखो यहां से लेके 0 से लेके यहां तक पूर्ण चक्र हो जाएगा, इसको मान लेते हैं कैपिटल टी का टाइम है। ठीक है ना, तो 0 से लेकर टी तक एक पूर्ण चक्र होगा, ये आपकी धारा आई है, समय टी है। तो हमें निकालना क्या है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। ठीक, तो धारा का औसत मान का फॉर्मूला ये होता है, हम सभी जानते हैं, तो अपन लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, मतलब आई बार बराबर, तो क्या लिखना है फॉर्मूला बच्चों, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। यहाँ पे रेंज लगानी पड़ेगी, तो पूर्ण चक्र के लिए क्या होगा 0 से t, तो यहां लगा देंगे 0 से t, 0 से t। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेटा i है, और i का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि i बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ इस i को हटा के ये वाला फॉर्मूला अपन लिख देंगे। तो देखो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से t, इसको हटा के लिख देंगे अपन लोग आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की जगह पे लिख दिया dt का dt बटे, देखो
इसका समाकलन मैंने आपको सिखाया है कि समाकलन से अवकलन कट जाएगा, समाकलन से डी खत्म, तो क्या बचेगा बच्चों, टी। देखो सिखाया ना कि अच्छा मिटा ये लिखा, तो क्या बचेगा टी, और देन 0 से टी, 0 से टी। अच्छा इस आई नॉट को निकाल लो बाहर, आई नॉट को अपन ने बाहर निकाल लिया, तो इंटीग्रेशन 0 से टी क्या बचेगा बच्चों, साइन ओमेगा टी डी टी बटे में, पहले टी की जगह रखना है कैपिटल टी माइनस का 0, ठीक है। अब देखिए आई बार बराबर आई नॉट। अब देखो साइन ओमेगा टी का मैंने सिखाया बच्चों। अच्छा एक काम करो, टी में से 0 जाएगा, कितना बचेगा टी, तो आई नॉट के बटे में टी कर दें, तो आई नॉट के बटे में टी कर दिया। अब देखो इसको सॉल्व करना है सिर्फ, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी का मैंने आपको सिखाया है, क्या होता है जल्दी बोलो बच्चों। देखो साइन की जगह हो जाता है माइनस का कॉस ओमेगा टी, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी, और बटे में टी के साथ गुणा में ओमेगा है, तो बटे में आ जाएगा ओमेगा, और रेंज 0 से टी। अब एक काम करो, माइनस को निकाल लो बाहर और ओमेगा को बाहर निकालो, तो देखो आई बराबर जी हो जाएगा माइनस का आई नॉट बटे जी टी ओमेगा हो जाएगा ना, क्योंकि बाहर निकलेगा, अंदर क्या अच्छा बच्चों कॉस ओमेगा टी 0 से टी। चलिए अब क्या करना है, माइनस का आई नॉट बटे टी ओमेगा कॉस, अब टी की जगह पे टी रखना है आपको, ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी और टी की जगह पे 0, तो कॉस ओमेगा इंटू 0, ओमेगा टी की जगह पे 0 रखना है। देखिए आई बार बराबर और माइनस का आई नॉट बटे में टी ओमेगा। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम ओमेगा का सूत्र होता है बच्चों 2 पाई बटे में टी रखना चाहेंगे, 2 पाई बटे में टी, तो टी का टी इंटू ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटे में टी, बड़ा कोष्ठक कॉस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटे टी इंटू टी माइनस, अच्छा ओमेगा का 0 में करेंगे तो वैसे ही 0 हो जाएगा, भले ही तुम 2 पाई बटे टी रखो और 0 में गुणा करोगे तो कॉस 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ टी से टी कट जाएगा, ठीक है, यहाँ टी से टी कट जाएगा, यानी कि आई बराबर आएगा माइनस का आई नॉट बटे में 2 पाई, यहाँ पे cos 2 पाई है। अच्छा cos 2 पाई, पाई का मान 180 है, मतलब cos 180 का मान कितना होता है बच्चों -1, पाई का मान 180 दूनी 360, यानी cos 360 का मान होता है बेटा 1, कितना होता है 1 माइनस cos 0 का मान भी 1 में से 1 गया सो 0 आएगा, 0 का समय गुणा करेंगे तो आई बार का मान कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। और जिसका हमें डर था वही होगा, अपन ने देखा था ग्राफ भी कह रहा था कि आधा प्लस आधा माइनस यानी कि 0, और कैलकुलेशन से भी कितना आ गया बच्चों 0 आ गया, जो कि हमारे लिए सुखद समाचार नहीं था। कैलकुलेशन ने भी जवाब दे दिया कि भैया कि एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है बच्चों 0 होता है। तो एक काम करिए, पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आप लोगों ने ले लिया होगा, चलो इसको मिटाते हैं। देखिए जिसका अंदेशा था वही हुआ, जिसका अंदेशा था वही हुआ। तो लोगों ने सोचा अरे भैया नापने पे 0, नापने पे 0, देखने से 0, सॉल्व करने पर 0, देखने बल्ब जल ही रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जरा सोचिए। लोग चिंतित हो उठे कि आखिर धारा का मान मापा जाए तो कैसे मापा जाए, कैसे मापा जाए, क्या किया जाए। तो लोगों ने सोचा जब आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है,
हम भले ही औसत ले लें, सोचो जरा, आधा पॉजिटिव है आधा नेगेटिव है, तो जैसे मान लीजिए प्लस का 4 एम्पियर है, माइनस का 4 है, हम भले ही औसत लें तो औसत का सूत्र क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी +4 -4 बटे में 2। हम भले ही औसत लें तो हमेशा औसत कितना आएगा बच्चों, 0। तो लोगों ने सोचा एक काम करो, बोले अकेला आधे चक्र का निकाल लो। कितने का निकाल लो, देखो यहां से यहां तक हम मान लेते हैं पूरा t, तो आधा चक्र कितना होगा बच्चों, t/2। तो लोगों ने कहा कि जितना आधे चक्र का आएगा उतना ही इस वाले आधे चक्र का आएगा। तो बोले एक काम करो, बोले 2 का ना निकालो, 2 का 0 कर रहा है, तो बोले 1 का निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यू मान के अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। बोले हाँ आइडिया अच्छा है, चलो निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो देखो अर्ध चक्र के लिए तो अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा, चलो निकालते हैं। तो अर्ध चक्र के लिए बेटा कितना मान होगा, t/2, और निकालो। आई एवरेज बराबर, सूत्र क्या बताया था याद करिए, इंटीग्रेशन आई dt बटे इंटीग्रेशन dt। कितने समय के लिए बेटा, अर्ध चक्र के लिए, यानी 0 से t/2, 0 से t/2। अब देखिए आई बार बराबर, आई की जगह पे क्या रखना है, जल्दी करो, याद करो बच्चों। आई की जगह पे क्या रखना है, I0 sin ओमेगा टी dt का dt बटे में, देखो इसका फिर से याद करिए बच्चों, dt का क्या हो जाएगा t, और रेंज 0 से t/2। यहां से I0 को बाहर निकाल लें, I0 को हमने निकाल लिया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से t/2, यहाँ क्या आ जाएगा sin ओमेगा टी dt बटे, देखो t की जगह पहले कितना रखना है, t/2, t की जगह पे 0। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, अच्छा देखो 0 हट जाएगा, देखो I0 के बटे में t के बटे में 2, तो 2 आ जाएगा घूम के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर 2I0 बटे में t। देखो 2I0 बटे में t आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी का लेंगे हम समाकलन, हमने सिखाया आपको साइन ओमेगा टी का कैसा लेते हैं बच्चों। साइन ओमेगा टी का कितना आता है, माइनस का कॉस ओमेगा टी, रेंज 0 से t/2, ठीक है ना, और बटे में ओमेगा, ये तो भूल ही गया था कि गुणा में है ना, तो इसलिए बटे में आ जाएगा। तो देखो बच्चों माइनस आ जाएगा बाहर, और जी ओमेगा भी बाहर निकाल लो तो कितना आ जाएगा, देखिए आई बराबर माइनस को निकाल लिया बाहर, तो माइनस का 2I0 बटे में हो जाएगा t ओमेगा। तो क्या आएगा जल्दी बोलो, कॉस ओमेगा टी 0 से t/2। हमने माइनस बाहर निकाल लिया यहाँ से ओमेगा, तो यहाँ कॉस ओमेगा टी 0 से t/2। अब करना क्या है कि पहले t की जगह रखना है t/2, फिर t की जगह पे 0। देखिए आई बार बराबर माइनस का 2I0 बटे में t ओमेगा। तो देखिए कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह पे रखेंगे t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, 0। ठीक है ना। अब क्या करते हैं कि ओमेगा की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 बटे में t, ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें फिट कर दीजिए। चलिए तो देखिए आई बार बराबर माइनस का 2I0 बटे टी का टी ओमेगा की जगह पे 2 बटे में टी, बड़ा कोष्ठक ओमेगा की जगह पे 2 बटे में टी इंटू t/2 माइनस ये हो जाएगा cos 0। भले ही तुम 2 बटे टी रखोगे, गुणा 0 करोगे तो cos 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
तो आई बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस का आई नॉट बटे पाई। यहाँ टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखो, ये हो गया कॉस पाई, मतलब कॉस 180, और कॉस पाई की वैल्यू होती है बच्चों -1। इसकी जगह आ जाएगा बच्चों -1 माइनस कॉस 0 का मान भी 1 होता है। तो देखिए आई बार बराबर आई नॉट बटे पाई, ये हो जाएगा बच्चों -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आई बार बराबर 2 आई नॉट बटे में पाई। अब गजब की बात सुनो बच्चों, गजब की बात ये हुई कि जब हमने ये जो मान निकाला और जब हमने धारा को मापने के लिए एक यंत्र को बनाया, चूंकि अमीटर वोल्टमीटर तो रीडिंग दे ही नहीं रहे थे, गैल्वेनोमीटर फेल हो जा रहा था, बता ही नहीं पा रहा था बच्चों, अमीटर वोल्टमीटर फेल हो जा रहे थे। जब प्रत्यावर्ती धारा को मापने का यंत्र बना, तो जब उससे इस धारा को मापा गया तो इस वैल्यू से मैच नहीं कर रही थी। समझिए बेटा, इस वैल्यू से मैच नहीं कर रही थी। जब ये मैच नहीं कर रही थी तो लोग बात फिर से परेशान हो गए, क्या किया जाए, ये वैल्यू मैच कर ही नहीं रही थी। क्यों मैच करती है आप खुद बताओ, क्योंकि कितने चक्र के लिए गई, आधे चक्र के लिए, लेकिन निकालना किसके लिए था अपन को, पूर्ण चक्र के लिए। तो मैच नहीं कर रही थी, तो लोगों ने कहा कुछ सोचना पड़ेगा। तो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलो ठीक है, मिटा रहे। तो लोगों ने सोचा क्या किया जाए ताकि धारा का जो है पूरा मान क्लियर आ जाए। सभी लोग टेंशन में, ये धारा आ क्यों नहीं रही है, क्यों नहीं अपन मेजर कर पा रहे। तो कुछ शैतान खोपड़ी के लोग बैठे थे वहीं पर, उन्होंने कहा, बोले एक काम करो, बोले जैसे मान लीजिए इस चित्र को देखो, आधा 4 है, आधा -4 है, तो बोले एक काम करो, जैसे इसका वर्ग निकाल लो। जैसे मान लीजिए +4 है, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, -4 का वर्ग निकालो, ये भी 16 हो जाएगा। तो वर्ग करने से क्या होगा बच्चों, जो नेगेटिव वैल्यू वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर बोले निकालो औसत। औसत कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, यानी कि 16 + 16 बटे में 2, यानी आ जाएगा 16। पहले कर लो वर्ग, फिर क्या निकाल लो इन दोनों का औसत। औसत करने का इसका निकाल लो वर्गमूल। वर्गमूल करेंगे उत्तर देखो 4 आ गया कि नहीं, 4 से लेके चले थे 4 आ गया आंसर के नहीं आ गया। तो बोले एक काम हो सकता है, बोले इससे अगर जो धारा आ रही होगी तो वो धारा एक्चुअली हमको मिल जाएगी, लेकिन करना क्या पड़ेगा, पहले हमें वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोले बेटा पहले क्या करना पड़ेगा, वर्ग, फिर उसके पश्चात क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का औसत, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा बच्चों, औसत मान, फिर इसके बाद वर्गमूल। ये सब कर दोगे तो हमारे पास जो है ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेंगी, पहले वर्ग, फिर औसत मान, फिर वर्गमूल, तब जाके हमारे पास एक सही वैल्यू निकल के आएगी। हाँ तो चलो बोले यही काम करते हैं। तो तब जाके उन्होंने क्या निकाला, वर्ग, औसत मान को बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं बच्चों, माध्य। वर्ग माध्य और मूल, वर्ग माध्य मूल मान निकाला। बोले इससे काम बन सकता, चलो इसी बात को अपन निकालते हैं। और तब जाके अपन ने क्या निकाला, प्रत्यावर्ती धारा क्या निकाला बच्चों, क्या निकाला, फिर हमने क्या निकाला बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का पहले क्या किया, वर्ग, फिर क्या निकाला, माध्य, फिर निकाला मूल मान। इसी को अपन बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है रूट
मीन स्क्वायर वैल्यू। तो चलो बोले काम करते हैं, बोले सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, जल्दी बोलो, जोर से नारा लगाओ। प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बोलो बच्चों। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, वर्क। चलो तो वर्क करते हैं। वर्ग करने पर, करो वर्ग। आई का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आई नॉट का करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। वर्ग करने के पश्चात क्या करेंगे बच्चों, इसका औसत मान निकालेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, औसत मान। तो इसका निकालेंगे बच्चों औसत मान, आई स्क्वायर का औसत मान। कैसे निकालते हैं, याद करिए। इंटीग्रेशन पूर्ण चक्र के लिए 0 से t आई स्क्वायर डी टी बटे 0 से t डी टी। क्योंकि हमें आई वर्ग का औसत मान निकालना है तो आई वर्ग लिखेंगे यहाँ पे। जब हम आई का निकाल रहे थे तो अपन ने आई लिखी थी, अब आई वर्ग का निकाल रहे हैं तो आई वर्ग लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आई स्क्वायर की जगह पे उठा के रख दीजिए, उठा के चलिए। ये मान लीजिए आई वर्ग अपना लिखा है, ठीक है, यहीं पे। अब देखिए 0 से t, आई वर्ग की जगह पे क्या लिखेंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई वर्ग की जगह पे लिख दिया डी टी बटे में, देखो इसका तो हम जानते ही हैं कितना हो जाएगा बच्चों, टी, टी और 0 से टी। आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकालो, आई नॉट स्क्वायर को बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन में 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बटे टी की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, टी माइनस 0। अब देखिए जरा यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा होने वाला है बच्चों, ध्यान से। इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का समाकलन नहीं होता, इसका बच्चों सूत्र खोलना पड़ता है। तो देखो इसका एक सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला था साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे में 2, ठीक है ना। तो इसका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ता है क्योंकि स्क्वायर का समाकलन नहीं होता, वो भी किसका, साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर के समाकलन नहीं होते तो उनके सूत्र खोलने पड़ते हैं बच्चों, ठीक है। अगर यहीं पे कॉस स्क्वायर होता तो यहाँ पे 1 प्लस हो जाता, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक। तो आओ एक काम करते हैं, आओ यहाँ पे इसका फॉर्मूला खोलना। देखो टी में से 0 जाएगा तो सिर्फ टी बचेगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि देखिए आई, क्या लिखा था, आई स्क्वायर का बार ही है बराबर, देखो आई नॉट स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, टी में से 0 गया सो टी। अब देखो इंटीग्रेशन 0 से टी, 0 से टी साइन स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बटे में 2 dt। एक काम करते हैं, इस 2 को भी खिसका लेते हैं यहाँ पे, तो 2 इस तरफ से 2t बन जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बटे में 2t। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, 0 से t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt। अब देखो हमारे पास 2 फलन हो गए हैं, एक फलन ये हो गया है, एक फलन ये हो गया है। तब एक काम करते हैं, इस समाकलन को पहले फलन को भी दे देंगे, इस समाकलन को दूसरे फलन को भी दे देते हैं। चलो देते हैं। तो देखिए बच्चों, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, देखो बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, पहले समाकलन को देते हैं पहले फलन को। पहला फलन है 1, तो 1 को अपन ने समाकलन दिया, साथ में dt भी दिया, और यहाँ 0 से t, तो पहले फलन को समाकलन भी दिया, ये भी दिया, फिर माइनस लगा देते हैं। दूसरा फलन ये है, कौन सा फलन, cos 2 ओमेगा टी, इसको भी समाकलन दे देते हैं 0 से t और dt भी दे देते हैं। अब 1 हो चाहे ना हो, 1 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका समाकलन हम जानते हैं, समाकलन से फलन खत्म हो जाता है। बताओ क्या बचेगा, जल्दी बोलो।
आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t। तो इसका बच्चों समाकलन क्या होता है, टी होता है। जैसे 1 हटा देंगे तो टी नहीं बचेगा, सिर्फ समाकलन सकलन टी। यहाँ रेंज लगा देंगे, टी हो जाएगा। हम मान लेते हैं मंजिला कोष्ठक 0 से टी माइनस, देखो जैसे साइन का होता है वैसे कॉस का हो जाएगा। तो देखो कॉस का क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये कॉस का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। अब टी के साथ गुणा में ओमेगा नहीं, 2 ओमेगा है तो बटे में आ जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, फिर से मैंने बड़ा कोष्ठक लगा दिया। तो यहाँ 0 से रेंज 0 से टी बड़ा कोष्ठक। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए 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 देखिए, अब चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए देखिए आई नॉट आई स्क्वायर का बार इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t बड़ा कोष्ठक। देखो पहले टी की जगह पे t माइनस 0 रखेंगे तो सिर्फ कैपिटल टी लिख दें, चलेगा ना, चलेगा। ठीक है, टी की जगह पे t माइनस, अच्छा 2 ओमेगा को बाहर निकालें थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, निकाल लें। ऐसा कर लेते हैं 1 अपॉन 2 ओमेगा, बाहर निकालिए 1 अपॉन 2 ओमेगा, अंदर क्या बचेगा साइन 2 ओमेगा टी, रेंज 0 से टी बड़ा कोष्ठक। हमने 2 ओमेगा को बाहर निकाल लिया। अब देखिए आपको जो है टी की जगह पे टी रखना है, फिर 0 रखना है। तो देखिए आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t, टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा मंजिला कोष्ठक साइन 2 ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी माइनस, अब टी की जगह पे 0 तो साइन 0 कर दें, बोलो कोई दिक्कत किसी को, कोई 0 रखेंगे टी की जगह तो ये पूरा गुणा 0 हो जाएगा। ठीक, अब बताओ ओमेगा बराबर क्या रखते हैं 2 पाई बटे में टी, रख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ बनेगा आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t बड़ा कोष्ठक टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटे टी मंजिला कोष्ठक साइन 2 ओमेगा की जगह पे 2 पाई बटे टी इंटू टी साइन 2 में 2 पाई बटे टी, टी माइनस साइन 0 का मान होता है बच्चों 0, हम सभी जानते हैं। देखो टी से टी कट जाएगा ना, देखिए बराबर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t टी माइनस, देखो जो जगह साइन 2 दूनी 4 पाई और साइन 4 पाई का मान भी 0 होता है। साइन 4 पाई बराबर कितना होता है बच्चों 0, यानी कि 0 माइनस 0 मतलब 0 आएगा, 0 का इसमें गुणा करेंगे, 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब t में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो बच्चों, देखो आई स्क्वायर का बार बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी में से 0 का टी से टी कैंसिल। ठीक है ना, अब आई नॉट स्क्वायर बटे में 2 बचा अपने पास, इनका कर दीजिए वर्गमूल, वर्गमूल लेने पर, क्यों लेना वर्गमूल, क्योंकि वर्ग करना है, फिर माध्य यानी कि औसत निकालना है। पहले वर्ग की औसत लिया, आप क्या लेंगे इसका वर्गमूल, वर्गमूल बेटा सूझिए क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर आई स्क्वायर का बार और यहां भी अंडर रूट लगा दीजिए आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। ये थोड़ा सा कठिन सिंबल था तो इसको अपन ने लिख लिया बच्चों आई आर एम एस इक्वल टू, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो बचेगा आई नॉट और रूट 2, क्योंकि इसके पास स्क्वायर नहीं है तो इसके नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा। और तब जाके हमने निकाला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। गजब की बात ये थी कि ये वाली वैल्यू मैच कर गई, ये वाली वैल्यू मैच कर गई, सब लोग खुश हो गए, अरे वाह 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 क्या खोज की है। अंडर रूट 2 का समय लगा देंगे भाग, तो जाएगा 0.707 707 आई नॉट।
और तब जाके सब लोग तसल्ली से खुश हुए कि हाँ 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 क्या मजा आ गया, क्या बात बताई, क्या बात बताई भैया, ये आइडिया काम कर गया। और तब जाके हमारे पास क्या निकल के बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या निकल के बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमारे घरों में जो करंट आता है वो यही आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसी प्रकार से आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी निकाल लेते हैं, यानी कि V RMS बराबर V0 बटे √2 या 0.707 V0। ठीक है ना बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये वाली वैल्यू हमारे सामने निकल के आई। ठीक है ना बच्चों, अच्छे से लीजिए। ठीक, अब बारी थी कि प्रत्यावर्ती धारा को मापा किससे गया। जब अमीटर वोल्ट मीटर दोनों फेल हो गए तो प्रत्यावर्ती धारा को किससे मापा गया। तो लोगों ने सोचा आखिर ये हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है कि वोल्ट मीटर अमीटर रीडिंग क्यों नहीं माप पा रहे थे। तब बाद में सब लोगों ने बताया कि प्रत्यावर्ती धारा जो है दो अर्धचक्रों में बह रही है, मतलब इसमें आवृत्ति होती है, मतलब एक चक्कर मतलब एक आवृत्ति, दो चक्कर मतलब दो आवृत्ति। समझ रहे हो ना बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा जो आवृत्तियों के रूप में बहती है, तो प्रत्यावर्ती धारा में होती है आवृत्ति, और वो आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, 50 से 60 हर्ट्ज। कितनी होती है, 50 से 60 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा की फ्रीक्वेंसी होती है 50 से 60 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में 50 बार लाइट आती है, 50 बार लाइट जाती है, यानी 50 बार ऊपर बहती है ऊपर के चक्र में, यानी कि एक दिशा में, और 50 बार विपरीत दिशा में प्रत्यावर्ती धारा बहती है। अब जरा सोचो, जो अपन मेजर करने के लिए एमीटर लगाए थे, जरा सोचो इसको एक सेकंड में 50 बार यहां जाना हो, 50 बार यहां आना हो, तो क्या ये जा पाएगा बच्चों, नहीं जा पाएगा। जरा सोचो, आप ही सोचो, एक सेकंड में 50 बार। अब चूंकि सुई का खुद का भार होता है, इसमें खुद का जड़त्व होता है, तो जड़त्व के कारण ना तो ये इस तरफ जा पाएगा ना इस तरफ, इस वजह से ये मेजरमेंट नहीं कर पा रहा था। तो प्रत्यावर्ती धारा को मापने के लिए तप्त तार अमीटर, इससे प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू मापी गई, और तप्त तार वोल्ट मीटर, तप्त तार वोल्ट मीटर से जो है बच्चों वोल्टेज की वैल्यू मापी गई। तो तप्त तार मीटर में जो है एक हॉट वायर का इस्तेमाल किया जाता है, तप्त तार का, क्योंकि इसमें तप्त तार हॉट वायर में रहती बच्चों ऊष्मा, और ऊष्मा जो कि अधिक राशि है, तो इसको धारा के मान से कुछ लेना देना नहीं होता है, और इस वजह से हम इसको मेजर कर पाए। ठीक है ना बच्चों। तो तप्त तार अमीटर और तप्त तार वोल्ट मीटर से ही हम धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान मेजर कर पाए। और इससे क्यों नहीं माप पा रहे थे, क्योंकि बच्चों मतलब जड़त्व के कारण ये अमीटर और वोल्ट मीटर काम नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, क्लियर, बता रहे। चलिए एक आखिरी टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसका। अब बारी थी, किसकी बारी थी बच्चों, कि धारा को माप लिया, धारा बना भी ली कि कैसे करना। तो एक प्रॉपर एक यंत्र की आवश्यकता थी कि धारा को कैसे पूरा बनाया जाए। ठीक है, तो आइए चलिए धारा को बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे बेटा जनरेटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जब हमारे गांव में या शहरों में जब कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, तो लाइट जैसे मान लो नहीं आती है, तो इस स्थिति में क्या करते हैं आप लोग, जनरेटर मंगाते हैं। तो जनरेटर क्या करता है, अपन को लाइट प्रोवाइड कराता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, ताकि आपके बल्ब पंखे वगैरह सब कुछ चल सके। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है क्या,
कि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है, ऐसा उपकरण है, इसमें होता क्या है, कॉइल घूमती है। कॉइल में कौन सी ऊर्जा होती है, मैकेनिकल एनर्जी, जिसको अपन बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो ये प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में जो है एक यंत्र घूमता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या बच्चों, यह यांत्रिक ऊर्जा को इसमें बच्चों वैद्युत ऊर्जा परिवर्तन करता है, साथ ही साथ यह प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का उत्पादन करता है। ठीक है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर क्या है, यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, साथ ही साथ यह प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज का उत्पादन करता है। देखो बच्चों, यह एक यंत्र है। तो यंत्र को हम 4 पोर्शन में पढ़ते हैं, मैंने बताया था। पहला पोर्शन आप इसका इंट्रो, और दूसरा पोर्शन इसका प्रिंसिपल, मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तीसरा पोर्शन इसका होता है कंस्ट्रक्शन, और चौथा पोर्शन बच्चों मैकेनिज्म। ठीक है ना। तो 4 पोर्शन में जो है आपका यंत्र काम करता है। तो चलिए, हमने इंट्रो आपको समझाई दिया है, तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है बच्चों, यह जो है, पहले इसका चित्र बना लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। ठीक है। तो आई थिंक आप लोग इतना लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बता दें इसको। ठीक है, देखिए इसका चित्र बनाते हैं एक अच्छा सा। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक।
चलिए इसको समझते हैं पहले। ठीक, बन गया। आप लोग थोड़ा सा अच्छा बना लेना, थोड़ा सा मेरे से बेटर बना लेना, ठीक। तो सबसे पहले मैंने इसका इंट्रो बता दिया कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो है यांत्रिक ऊर्जा को और विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अब बात थी प्रिंसिपल। अब जरा देखिए, ये जो कॉइल दिख रही है ना बेटा बच्चों, ये दो चुंबकों के बीच में रखी है। जब इस कॉइल को घुमाते हैं तो क्या होता है बच्चों, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले शुरुआत अपन ने करी थी कि जब दो चुंबकों के बीच में एक कॉइल को रखते हैं और कॉइल को अपन जब घुमाना शुरू कर देते हैं तो किस में परिवर्तन होता है, याद करिए, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल में लिखेंगे यह है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों। किसके, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप क्या लिखेंगे, जब दो चुंबकों के बीच में किसी कुंडली को तेजी से घुमाते हैं, चुंबकों के बीच में कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो सिद्धांत लिख दिया, आपको लिखना, आपको रचना, कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन में यानी कि रचना संरचना में इसके बच्चों तीन प्रमुख पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका फील्ड मैग्नेट, जिसको अपन बोलते हैं क्षेत्र चुंबक। क्या बोलते हैं बच्चों, क्षेत्र चुंबक, ठीक। दूसरा होता है बच्चों, ये दिख रही है ना कॉइल, ये होती है आर्मेचर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आर्मेचर। और तीसरा देखो बच्चों, तीसरा ये दिख रहे हैं ना बेटा, ये गोल गोल रिंग्स, इनको बोलते हैं सर्पी वलय। और ये दिख रहे हैं ना ये काले काले बुरुश आपको, तो इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं बुरुश, इनको बोलते हैं सर्पी वलय, सर्पी वलय, तथा इनको बोलते हैं बुरुश, ठीक। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे संरचना। तो क्या लिखेंगे, इसकी संरचना में प्रमुख तीन भाग होते हैं। पहला पॉइंट क्षेत्र चुंबक, दूसरा पॉइंट आर्मेचर और तीसरा सर्पी वलय तथा बुरुश। चलो समझते हैं क्षेत्र चुंबक क्या है। तो देखो बच्चों, एक शक्तिशाली मैग्नेट रखे होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग वाले, कमजोर नहीं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग वाले होती हैं। तो यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें दो ध्रुव N व S होते हैं और इन्हीं के बीच में जो है आर्मेचर कॉइल घूमती है। ये कॉइल रखिए तो ऐसे ऐसे आप घूमती है कॉइल, ठीक है बच्चों आपकी। तो क्षेत्र चुंबक समझ में आया। क्षेत्र चुंबक क्या लिखेंगे कि यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें दूसरे N व S होते हैं और इन्हीं के बीच में ही आर्मेचर कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। दूसरा आर्मेचर। आर्मेचर क्या है बच्चों, आर्मेचर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, सिलाई करवाने कभी तुम लोग गए हो सिलाई मशीन पे, तो सिलाई मशीन में वो लगी रहती है, एक गिरिया टाइप की होती है, घिरनी टाइप की, उसमें ऐसा धागा भरा होता है, बिल्कुल देखा हुआ आप लोगों ने सिलाई मशीन में, जिसमें वो धागा भरा होता है ना, वो ऐसे ऐसे। अगर उसी को हम थोड़ा सा बड़ा करके और उसको ऐसा फ्रेम बना लें आयताकार, गोल ना बना के बच्चों कैसा बना लें, एक ऐसा आयताकार फ्रेम बना लें उसको, वो होती तो ऐसे है, ऐसे होती है ना, नहीं होती है। तो इसी को गोल ना बना के, आप समझ रहे हो ना बच्चों, गोल ना बना के इसको बना लें आयताकार। और वो ऐसा एक फ्रेम बनाए, चाहे आप एल्यूमिनियम का बना लें चाहे प्लास्टिक का बना लें, जिसका भी आपको मर्जी हो। भाई प्लास्टिक का जल्दी खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, एल्यूमिनियम का थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आप क्या करें, एक इसमें हम क्या करते हैं, एक आयताकार या वर्गाकार एल्यूमिनियम का फ्रेम लेते हैं बच्चों। किसका लेते हैं, एल्यूमिनियम का। और उस पर करते हैं क्या बच्चों, ऐसे ऐसे फ्रेम लिया अपन लोगों ने, ठीक, जैसे मान लो ये फ्रेम लिया और इस पर जो अपन ऐसे तांबे के तार लपेट देते हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या कर देते हैं, जैसा फ्रेम लेते हैं, ऐसा एक फ्रेम लेते हैं और इस पे जो है तांबे के तार को ऐसे ऐसे ऊपर से ऐसे ऐसे रैप कर देते हैं, लपेट देते हैं, ठीक। बीच में खाली स्थान बचता है तो इसमें भर देते हैं नरम लोहे की रोड। क्या भर देते हैं बच्चों इसमें, बोलो क्या भर देते हैं, जल्दी बोलो,
नर्म लोहे की क्रोड। तो नर्म लोहे की क्रोड क्यों भर देते हैं बच्चों? बीच में ये खाली जगह बचती है, फ्रेम में खोखली जगह बचती है, ठीक है ना बच्चों। ऐसी खाली जगह बचती है इसके बीच में पूरी, तो होता क्या कि फ्लक्स यहां से निकलता है, ऐसे निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से ऐसे निकल जाएगा और जाके कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों? यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और ऐसे एस में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भर देंगे क्रोड, भर देंगे बच्चों। क्या भर देंगे? इसमें क्रोड भर देते हैं। तो क्रोड भरने से क्या होगा कि जो फ्लक्स जो है इसमें से निकल रहा है वो इसमें पहुंच रहा है, पूरा नहीं पहुंचेगा, इसमें पहुंचेगा। जब फ्लक्स इसके अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे जो करंट बनेगा उसके करंट की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी धारा का मान बढ़ जाएगा, वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज मिले और करंट मिले। तो हम करते क्या है बच्चों, पहले हम क्या करते हैं, एक एल्यूमिनियम का एक आयताकार फ्रेम लेते हैं। कैसा लेते हैं बच्चों? आयताकार फ्रेम लेते हैं, और उस फ्रेम पर तांबे के तार के अनेक फेरे लपेट देते हैं, और बीच में जो खाली जगह होती है उसमें नरम लोहे की क्रोड भर देते हैं, ताकि चुंबकीय फ्लक्स पूरा का पूरा कुंडली में आ सके। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया ना? तो चुंबकीय फ्लक्स पूरा का पूरा कुंडली में आ सके। अब देखिए तीसरा पॉइंट, सर्पी वलय तथा बुरुश। तो देखो आर्मेचर के दो सिरे दिख रहे होंगे बच्चों आपको, ठीक है ना? ऐसे दो सिरे हैं, ठीक है ना बच्चों, ऐसे दो सिरे। तो देखिए सर्पी वलय होते क्या है, देखिए जब ये कुंडली घूमेगी, मेरी बात को समझो बच्चों, जब ये कुंडली घूमेगी तो इन्हीं दोनों सिरों पे करंट आएगा बच्चों, इसी में से आएगा। तो हम कर क्या सकते हैं कि हम एक बल्ब लेंगे, और बल्ब में एक तार जोड़ देंगे इस वाले सिरे पे, और एक तार जोड़ देंगे इस वाले सिरे पे, और इसमें करंट आने लगेगा, ये बल्ब जलने लगेगा। लेकिन होगा क्या बच्चों, जैसे इसमें तार आप ऐसे कनेक्ट करोगे, ये आर्मेचर के दो सिरे मान लीजिए हैं, आर्मेचर के दो सिरे, और जैसे आप इसमें तार जोड़ोगे तो हुआ क्या, इसके घूमने से तार होगा बच्चों को, समझ रहे हो ना, वो तार मरोड़ जाएगा। समझ सकते हो ना मेरी बात को? ऐसे घूमेंगे तार मरोड़ जाएंगे, इसमें अंटा लग जाएगा, और होगा क्या बच्चों, ये आपकी आर्मेचर टूट के खराब हो जाएगी। तो इसका अपन को जुगाड़ करना है, इंतजाम बनाना है। तो करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, बोलो बच्चों क्या करेंगे, हम दोनों सिरों पर तांबे के दो रिंग्स पहना देते हैं, ठीक है ना? इस पे हम क्या करेंगे बच्चों, एक तांबे का रिंग तो मेरे पास है नहीं, क्या मेरे पास कुछ नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। इस पे हमने क्या किया बच्चों, एक तांबे के दो अलग अलग छल्ले स्पर्श करा देते हैं। तो ये देखो आर्मेचर घूमने से छल्ला भी घूमना शुरू कर देता है, ठीक है? अभी छल्ला घूम रहा है, ठीक। अब धारा अभी भी हम डोरी नहीं लगा सकते, अगर अभी भी छल्ले घूमने के साथ हमने डोरी लगा दी तो होगा क्या, डोरी इसमें फिर से लिपट जाएगी तो आर्मेचर फिर से खराब हो सकती है। तो हम करते क्या है, इन सर्पी वलय के साथ दो ब्रुश लगा देते हैं। बोलो बच्चों क्या लगा देते हैं, जल्दी बोलो, क्या लगा देते हैं? ब्रुश। ब्रुश किसके होते हैं बच्चों? ये कार्बन के ब्रुश होते हैं। वास्तविकता में कार्बन नहीं, ये होते हैं बच्चों ग्रेफाइट के। किसके होते हैं? ग्रेफाइट के ब्रुश होते हैं। ये आपका आर्मेचर है, जल्दी बोलो ये क्या है? आर्मेचर। और ये क्या है बच्चों, जल्दी बोलो? क्षेत्र चुंबक, ठीक। तो देखिए आप क्या लिखेंगे बच्चों, अच्छा यहाँ पे कार्बन के ब्रुश क्यों लगाते हैं? कार्बन अचालक होता है, लेकिन कार्बन वास्तविकता में ग्रेफाइट होता है। तो इसमें ग्रेफाइट के दो ब्रुश लगे होते हैं, तो ये रिंग्स आपका घूमता है ना, यहाँ पे टच कर देता है, टच करता रहता है, घिसता रहता है, पीछे से स्प्रिंग लगी होती है, अगर घिस भी जाता है तो पीछे से स्प्रिंग इसको धक्का देती है, और चलता रहता है, घिसता रहता है, ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे लोहा भी यूज कर सकते थे अपन, लेकिन लोहा क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये रिंग्स घूमेगी तो इसमें बेटा ये लोहा, समझ रहे हो ना, ये लोहा इस पे जब ऐसे टच करेगा ना तो चिंगारी ज्यादा उत्पन्न होगी, यानी कि ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी। ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होने से जल्दी खराब हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हम ग्रेफाइट कर देते हैं। तो ये हल्का हल्का घिसता भी रहता है, और पीछे स्प्रिंग से इसको धक्का लगता रहता है, ताकि जल्दी खराब भी ना हो, और घिसता रहता है। जब पूरा खत्म हो जाता है फिर से दूसरा चेंज करके लगा देते हैं, ठीक है ना? तो देखिए, तो संरचना मैं फिर से बता देता हूँ। क्षेत्र चुंबक,
तो यह एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके दूसरे अनवायस होते हैं और इसी के बीच में ही आर्मेचर कुंडली स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। दूसरा आर्मेचर। तो आर्मेचर बनाने के लिए हम एक आयताकार और एल्यूमिनियम का फ्रेम लेते हैं, उस पर तांबे के तार के फेरे लपेट देते हैं, बीच में नरम लोहे की करोड़ भर देते हैं ताकि चुंबकीय फ्लेक्सस में पूरा का पूरा प्रवेश करे। ठीक है। सर्पी वलय तथा ब्रश। सर्पी वलय क्या होते हैं कि तांबे के आर्मेचर के दोनों सिरों पर, देखो एक सिरा ये इसको माउंट कर रहा है, एक सिरा ये इसको माउंट कर रहा है। ठीक है। तो आर्मेचर के दोनों सिरों को और तांबे के दो छल्लों से जोड़ देते हैं। ठीक। और इन छल्लों का स्पर्श कार्बन के दो ब्रश से होता है और इनका काम किसी भी परिपथ में धारा को प्रवाहित करना होता है। ठीक है ना। तो सर्पी वलय में क्या लिखेंगे कि आर्मेचर के दोनों सिरे तांबे के दो छल्लों को स्पर्श करते हैं और इन छल्लों को हम सर्पी वलय कहते हैं। उन छल्लों के साथ दो कार्बन के ब्रश लगे होते हैं और इन ब्रश का काम किसी भी बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को भेजना होता है। ठीक है ना। हम लिखेंगे क्या बच्चों, कार्यविधि। कार्यविधि बहुत सिंपल है। क्या लिखेंगे आप कि जब आर्मेचर को, किसको बच्चों, आर्मेचर को चुंबकों के बीच में तेजी से घुमाते हैं, आर्मेचर को और चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, तो घुमाने से क्या होता है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, जब आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और बच्चों देखो इसका मैंने आपको लिखवाया पूरा डेरिवेशन, आपको पूरा डेरिवेशन कर देना है। यहाँ शुरुआत में जो डेरिवेशन बताया मैंने आपको, E बराबर माइनस का nd⁵/dt, इसको सॉल्व करते हैं कहां तक, E बराबर E0 sin ωt तक। ये पूरा डेरिवेशन आपको यहां से लेके यहां तक पूरा लिख देना है और आपकी कार्यविधि निपट गई। ठीक है ना बच्चों, बहुत सिंपल है। तो कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि जब कुंडली को, जब आर्मेचर को और चुंबकीय क्षेत्र के बीच घुमाते हैं तो घुमाने से फ्लक्स में परिवर्तन होता है और फ्लक्स में परिवर्तन होने से कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और E बराबर माइनस का nd⁵/dt, पूरा डेरिवेशन कहां तक कर देंगे, E0 sin ωt, जो मैंने शुरुआत में कराया था वो कर देंगे। आपका ये डेरिवेशन खत्म और ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा घनत्व पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा का ये लेक्चर नंबर 1, इसको 2-3 लेक्चर में खत्म करेंगे क्योंकि लेसन बड़ा है और अभी भी बहुत टाइम हो गया है बच्चों, रात को 11 बजने को है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरह से अपना जो प्यार है बनाए रखिए बच्चों। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप लोग बच्चों जरूर से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी मोटिव मिलता है ताकि हम आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी बनाएं। ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए और आपका अपने प्यारे से चैनल JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम।